सभी मित्रों को आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु में स्वागत है। सभी मित्र, हम आज इतिहास विषय से उपस्थित हुआ हूं। मैं अशोक मिश्रा। आरबीएस क्लासेस में विभिन्न कोर्सेस चलाए जा रहे हैं, इसमें इतिहास का बहुत बड़ा योगदान है। आप हमसे जुड़ने के लिए आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आइए मित्रों, आज हमारा जो टॉपिक है, हम आज पढ़ाने वाले हैं यूनानियों का भारत पर आक्रमण। यूनानियों का भारत का पर आक्रमण का आशय क्या है, अर्थात सिकंदर का भारत पर आक्रमण। ये जो यूनानियों का भारत पर आक्रमण हुआ था पूर्व मौर्य काल में, यह विदेशियों का दूसरा आक्रमण था। मैंने आपको बताया है कि पहला जो आक्रमण हुआ था वो हखमनी आक्रमण हुआ था, जिसे कहा जाता है ईरानी आक्रमण, और दूसरा यूनानी आक्रमण हुआ था। यूनानी आक्रमण में सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ था। तो सिकंदर का भारत पर आक्रमण, यही हमारा आज का टॉपिक है जिस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो आइए हम पढ़ेंगे कौन सा, सिकंदर का अर्थात यूनानियों का भारत पर आक्रमण। तो जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, यूनानियों का भारत पर आक्रमण। यूनानियों का भारत पर आक्रमण, ये हमारा टॉपिक है। कौन सा, यूनानियों का भारत पर आक्रमण, ये हमारा टॉपिक है। इसी टॉपिक पर हम आप डिस्कशन करेंगे, अर्थात सिकंदर का भारत पर आक्रमण। पहली चीज तो ये है कि हम ये देखते हैं कि सिकंदर कहाँ का था। सिकंदर जो था वो मैसिडोनिया का शासक था। इसके पिता का नाम फिलिप द्वितीय था। जो फिलिप द्वितीय था उसने विश्व विजय की कामना की थी, लेकिन अपने जीवन काल में विश्व विजय की कामना पूरा न कर सका, और उसकी मृत्यु के बाद, अर्थात फिलिप की मृत्यु के बाद, उसका जो पुत्र था सिकंदर महान जिसे कहा जाता है, उसने विश्व विजय की कामना को लेकर छोटे छोटे राज्यों को जीतना शुरू किया। और छोटे छोटे राज्यों को जीतता हुआ 326 ईसा पूर्व में, कब, 326 ईसा पूर्व में, जिसे कहा जाता है बीसी, 326 ईसा पूर्व में हिंदू कुश पर्वत पार कर भारत पर आक्रमण किया। इसके पहले थोड़ा सा और जान लेते हैं। जो सिकंदर महान था, इसका जो शिष्य था महान, जो अर्थात इसके जो सिकंदर महान के गुरु थे वो अरस्तु थे। अरस्तु ने सिकंदर को शिक्षा दी थी। जब गुरु ही इतना महान है तो शिष्य कैसा होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो अपने पिता की इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपके सामने सिकंदर जी हैं। सिकंदर अपनी पिता की इच्छाओं को पूरा करने के लिए विश्व के छोटे छोटे राज्यों को जीतता हुआ, उसी विश्व विजय की कामना को लेकर 326 ईसा पूर्व में क्या किया, भारत पर आक्रमण किया। मैंने आपको बताया कि उस समय भारत जो था, भारत का जो शासन था अर्थात क्षेत्रीय शासन थे। उस समय मगध राज्य जो था उसका उत्कर्ष चल रहा था। उस समय देखा जाए तो भारत में जो राजनीति का प्रमुख केंद्र था उत्तर भारत में, वह पाटलिपुत्र था। पाटलिपुत्र ही जो है राजनीति का पूरा केंद्र था। उस समय भारत में नंद वंश का शासन चल रहा था। अर्थात जो उत्तर भारत का क्षेत्र था वो राजनीतिक परिदृश्य से एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र था। वहां स्थानीय शासक थे, और स्थानीय शासक जो है, अर्थात जो ये वाला क्षेत्र है, ये मगध का जो क्षेत्र था, देखा जाए तो ये राजनीति के केंद्र से दूर था उत्तर भारत का। अर्थात राजनीति के प्रमुख सत्ता इसी मगध के इर्द गिर्द थी। और जो उत्तर भारत में थे तो छोटे छोटे राज्य थे, और जो छोटे छोटे राजवंश थे जो अपनी महत्वाकांक्षा के लिए लड़ रहे थे। उन्हीं महत्वाकांक्षाओं के लिए लड़ रहे थे, और आपसी विद्वेष था। और इसी समय क्या किया कि विश्व विजय की कामना को लेकर सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। मैंने आपको बताया कि हिंदू कुश पर्वत इस क्षेत्र में है। हिंदू कुश पर्वत क्षेत्र से सिकंदर क्या किया, भारत पर आक्रमण किया, और खैबर दर्रे के द्वारा क्या किया, भारत पर आया। इस समय जो तक्षशिला में जो शासक था वह था आम्भी।
यहां तक्षशिला है, ये आपके सामने। ये यहां का जो शासक था वो कौन था? आम्भी। आम्भी, आम्भी, यहां का जो शासक था आम्भी था। आम्भी ने क्या किया? सिकंदर की अधीनता को स्वीकार किया और सिकंदर उसी विश्व विजय की कामना को लेकर आगे बढ़ा। यहां आप देख रहे हैं कि झेलम का तट है। झेलम, झेलम के किनारे जो है वो कौन सा? झेलम के किनारे पोरस का क्षेत्र था। पोरस का, पोरस एक महत्वाकांक्षी शासक के रूप में जाना जाता था। पोरस ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया और सिकंदर की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया तो सिकंदर और पोरस के बीच में क्या हुआ कि 326 ईसा पूर्व में क्या हुआ? सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध हुआ। कब? 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और पोरस के बीच में युद्ध हुआ। 326 ईसा पूर्व में किसके बीच? सिकंदर एवं पोरस के बीच। पोरस के बीच क्या हुआ? युद्ध हुआ। कहां? झेलम नदी के किनारे। झेलम नदी के किनारे सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध को किस नाम से जानते हैं? ये इंपॉर्टेंट है वनडे एग्जाम के लिए। इसी युद्ध को क्या कहा जाता है? इसी युद्ध को झेलम का युद्ध कहा जाता है। झेलम का युद्ध कहा जाता है। युद्ध, इसी को कहा जाता है, इसी को कहा जाता है हाइडे स्पीज का युद्ध कहा जाता है। वैदिक कालीन झेलम नदी का नाम जो है उसे कहा जाता है वीतस्ता। वीतस्ता, वीतस्ता का युद्ध कहा जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि यह जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व में हुआ था। यह युद्ध किसके किसके बीच हुआ? मैंने आपको बताया कि सिकंदर महान और पोरस के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में जो पोरस था वो महत्वाकांक्षी था। उसने अपने बलपूर्वक सिकंदर से लड़ा, लेकिन अंत में पोरस को क्या पराजय खानी पड़ी और सिकंदर विजयी हुआ। जब पोरस को सिकंदर के सामने प्रस्तुत किया गया तो पोरस जो था महत्वाकांक्षी था। उसने जब सिकंदर के सामने पहुंचा तो सिकंदर ने पूछा कि आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो पोरस ने यह बताया कि एक राजा के साथ जैसा व्यवहार करता है वैसा ही व्यवहार हमारे साथ किया जाए। सिकंदर ने पोरस की महत्वाकांक्षा को पहचाना और पोरस की जितनी भी विजित राज्य थे वापस कर दिया। सिकंदर एक सफल कूटनीतिज्ञ भी था, एक कुशल सेना नायक भी था और उसने कूटनीति के तहत पोरस के राज्य को वापस किया। आपको ये मालूम होगा कि सिकंदर को भारत विजय के लिए ऐसे राजाओं की सख्त आवश्यकता थी। पोरस जैसे महत्वाकांक्षी राजाओं की सख्त आवश्यकता थी। इस नीति से उसने क्या किया कि पोरस के राज्य को वापस किया था। जो सिकंदर था वो पोरस के राज्य को वापस करते हुए भारत विजय के लिए निकला। आगे मैंने आपको बताया कि आगे व्यास नदी का क्षेत्र है। ये क्षेत्र जो है व्यास नदी का क्षेत्र है। व्यास नदी है, यहां आपको दिखाई दे रहा होगा, मुझे लगता है व्यास नदी का क्षेत्र है। व्यास नदी, सिकंदर जो है व्यास नदी तक पहुंचा, व्यास नदी के पश्चिमी तट तक। और यहां पहुंचने के पश्चात सिकंदर की जो सेना था उसे गृह वियोग सताने लगा।
आपको जानकारी होगी कि सिकंदर के भारत के आक्रमण की कोई भारतीय ग्रंथों में कोई जानकारी नहीं है। इसकी जानकारी क्या स्रोत जो है यूनानी लेखक हैं, और उसमें यूनानी लेखकों में एक बीए स्मिथ है। उनकी एक किताब है जिसे कहा जाता है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। स्मिथ की किताब है, स्मिथ की किताब है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इनकी किताब का नाम है। इसी में जानकारी मिलती है सिकंदर के बारे में, और इसी किताब से जानकारी मिलती है कि ब्यास नदी के किनारे पहुंचा तो सिकंदर की सेना को गृहवियोग सताने लगी, और जब गृहवियोग सताने लगी तो सिकंदर ने इसी ब्यास के पश्चिमी तट से गृह गमन का निर्णय लिया। ये तो रहा पश्चिमी लेखकों का विचार। मैंने आपको आगे हम पढ़ाएंगे कि किस प्रकार पश्चिमी जो लेखक थे, यूनानी लेखक थे, उन्होंने जो कुछ इतिहास लिखा वो पक्षपातपूर्ण इतिहास लिखा। उसी पक्षपातपूर्ण क्या नतीजा था? वास्तविकता का कारण यह था कि सिकंदर जैसे जैसे आगे बढ़ा, झेलम नदी के आगे जैसे जैसे भारत में प्रवेश करना शुरू किया, पोरस जैसे महत्वाकांक्षी राजाओं की कमी नहीं थी। जितने भी राजा मिले उन्होंने सिकंदर के दांत खट्टे किए। दांत खट्टे करना आप समझ सकते हैं। मैंने आपको बताया कि इसी के क्रम में ये यूनानी लेखक कहते हैं कि गृह वियोग सताने लगा और यहीं से सिकंदर की सेना भारत से वापस जाने का निर्णय लिया। अर्थात सिकंदर की जो विजय की अंतिम सीमा थी वो कौन सी? ब्यास नदी तट था। ब्यास नदी जो का पश्चिमी तट था, यही सिकंदर की अंतिम सीमा थी भारत में। सिकंदर जो था वो जैसे भारत से वापस जाने का निर्णय लिया, जब वह झेलम नदी के किनारे पहुंचा, यहां से वापस जाने का निर्णय लिया, और जैसे झेलम नदी के किनारे पहुंचा तो उसने क्या किया कि अपनी जो विजित क्षेत्र था भारत का, कौन सा? जो भारत के विजित क्षेत्र थे, सिकंदर के गृह वापसी के समय जो भारत का विजित क्षेत्र था, विजित क्षेत्र का बंटवारा किया। विजित क्षेत्र का बंटवारा किया। किसने? सिकंदर ने। अब विजित क्षेत्र का बंटवारा करते हुए सिकंदर ने ब्यास से झेलम तक का क्षेत्र, झेलम नदी तक का क्षेत्र किसे सौंपा? पोरस को सौंपा। पोरस को सौंपा। इसी प्रकार झेलम से सिंध तक का क्षेत्र, झेलम से सिंध नदी तक का क्षेत्र, नदी तक का क्षेत्र किसे सौंपा? आंभी को सौंपा। आंभी, जिसने सिकंदर की प्रारंभ में ही अधीनता स्वीकार कर ली थी। और इसके आगे का जो क्षेत्र था, सिंधु नदी के पश्चिम का क्षेत्र, सिंधु नदी के पश्चिम का क्षेत्र, पश्चिम का क्षेत्र जो था वो अपने सेनापति, इसके सेनापति का नाम था फिलिप को सौंपा। इसके सेनापति का नाम था फिलिप। इसके पिता का नाम भी फिलिप था और इसका सेनापति जो हुआ उसका भी नाम फिलिप था। तो दोनों अलग अलग हैं। ये ना समझिए कि इसका पिता ही फिलिप था, क्योंकि इस समय इसका पिता फिलिप मर चुका था। तो सिंधु नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचा और उसने क्या किया कि अर्थात झेलम नदी के किनारे पहुंचकर उसने क्या किया कि अपने भारतीय विजित क्षेत्रों का विभाजन किया, अर्थात बंटवारा किया, और ब्यास से झेलम तक का क्षेत्र पोरस को सौंपा, और झेलम से सिंधु नदी तक का क्षेत्र उसने आंभी को सौंपा, और सिंधु नदी से पश्चिम का जो क्षेत्र था अपने सेनापति फिलिप को सौंपा। और सिंधु नदी पहुंचकर उसने अपने सेना का बंटवारा किया
अर्थात गृह गमन जाते समय इसने क्या किया कि अपनी सेना का बंटवारा किया, अपनी सेना का बंटवारा किया, बंटवारा किया। अर्थात जो जल सेना थी, जल सेना का नेतृत्व जो सौंपा वो नियार्कस को सौंपा, नियार्कस को सौंपा, और स्थल सेना का नेतृत्व स्वयं संभाला। स्थल सेना का जो नेतृत्व था वो स्वयं संभाला, स्वयं अर्थात सिकंदर ने संभाला। और गृह जाते समय जो सिकंदर था, सिकंदर की जो मृत्यु हुई, सिकंदर की मृत्यु, गृह जाते समय सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में कहाँ हुई? बेबीलोन में हुई, बेबीलोन में इसकी मृत्यु हुई। किसकी? सिकंदर की मृत्यु हुई। तो सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई? तो आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिकंदर की जो मृत्यु हुई वो बेबीलोन में इसकी मृत्यु हुई। सिकंदर की कुछ उपलब्धियां और हैं। जैसे सिकंदर की एक उपलब्धि ये आपको बताई जाती है कि सिकंदर और पोरस के बीच जो 326 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ था झेलम नदी के किनारे, इस युद्ध की स्मृति में सिकंदर ने क्या किया था? अर्थात एक नगर बसाया था जिसे कहा जाता है निकाइया नगर। क्या कहा जाता है? मैं आगे लिख देता हूं। अर्थात झेलम युद्ध की स्मृति में सिकंदर ने झेलम नदी के किनारे निकाइया नगर का निर्माण कराया। किसका निर्माण कराया? निकाइया नगर का निर्माण कराया। कहां कराया था? झेलम नदी के किनारे। यह भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे वनडे एग्जाम में कि सिकंदर ने भारत में झेलम के युद्ध की स्मृति में कौन से नगर का निर्माण कराया था? तो वो था निकाइया नगर। एक और किया था, इसी झेलम के युद्ध में सिकंदर का एक प्रिय घोड़ा था जिसका नाम था बहुकेफला, और बहुकेफला की इसी झेलम के युद्ध में मृत्यु हुई थी, झेलम नदी के किनारे ही। तो सिकंदर ने वापस गृह जाते समय अर्थात अपने घर जाते समय उसने क्या किया था कि झेलम नदी के किनारे ही बहुकेफला के नाम पर बहुकेफला नगर का निर्माण कराया था। तो दूसरा जो नगर बना था उस सिकंदर ने कौन सा बनवाया था? बहुकेफला नगर। अर्थात सिकंदर ने अपनी प्रिय घोड़ी बहुकेफला की स्मृति में झेलम नदी के किनारे बहुकेफला नगर बसाया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बहुकेफला नगर किसने बसाया था? तो सिकंदर ने ही बसाया था। तो ये दो चीजें प्रमुख रूप से, एक निकाइया नगर, दूसरा बहुकेफला नगर का निर्माण कराने वाला कौन है? इन दोनों नगरों का निर्माण कराने वाला जो था वो कौन था? स्थापन कराने वाला सिकंदर ही था।
निकाया नगर झेलम के युद्ध की स्मृति में कराया गया था, और जबकि बहुकेफला नगर जो स्थापित कराया गया था वो किसके द्वारा कराया गया था, और पनीप्री घोड़े बहुकेफला के नाम पर कराया गया था। ये सब किसके बारे में है? सिकंदर के बारे में है। सिकंदर जो था, सिकंदर भारत में आया क्योंकि सिकंदर लगातार युद्धों में ही व्यस्त रहा, इसीलिए वो प्रशासनिक सुधार में कोई काम न कर सका। लेकिन प्रशासनिक सुधार के कार्य के साथ साथ यह कोई काम तो नहीं कर सका, लेकिन भारत का और यूनान के बीच कई सांस्कृतिक आदान प्रदान देखने को मिले। तो ये सब किसके बारे में रहे? सिकंदर के भारत के आक्रमण के बारे में रहे। भारत और यूनान अर्थात प्रारंभ से ही, सिकंदर के पहले भी प्रारंभ से ही कुछ आदान प्रदान था, लेकिन कोई बीच में व्यापारिक कोई आयात निर्यात की कोई सुविधा नहीं थी। लेकिन सिकंदर के भारत के आक्रमण के पश्चात यूनान और भारत के बीच आवागमन का एक रास्ता भी मिला। तो ये सब किसके बारे में रहे? सिकंदर के भारत के आक्रमण के बारे में रहे। ताइए एक बार हम पुनः रिपीट करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। मैंने आपको बताया कि सिकंदर का यूनानियों का भारत पर आक्रमण या भारत में पूर्व मौर्य काल में या भारत में विदेशियों का दूसरा आक्रमण था। पहला आक्रमण मैंने आपको बताया कि हखमनियों का आक्रमण हुआ था, जिसे कहा जाता है यूनानियों का भारत, ईरानियों का भारत पर आक्रमण। और दूसरा जो विदेशी आक्रमण हुआ वो यूनानियों का भारत पर आक्रमण हुआ। यूनानियों का दोबारा भारत पर आक्रमण जो हुआ, जिसे हम कहते हैं सिकंदर का भारत पर आक्रमण। मैंने सिकंदर के बारे में बताया, सिकंदर मैसिडोनिया का शासक था। सिकंदर के गुरु का नाम जो था अरस्तु था। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप द्वितीय था, जो विश्व विजय की कामना किया था, लेकिन विश्व विजय की कामना नहीं, अर्थात उस कामना को पूरा नहीं कर सका। इसीलिए जब सिकंदर मैसिडोनिया का शासक बना, उसी विश्व विजय की कामना को लेकर विश्व विजय के लिए निकला और छोटे छोटे राज्यों को जीतता हुआ वह क्या किया कि भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया। मैंने आपको बताया कि उस समय जो भारत में, उत्तर भारत में राजनीति का जो प्रमुख केंद्र था वो पाटलिपुत्र था। उत्तर भारत में छोटे छोटे राज्य थे जो आपसी वैमनस्य था, जिनके बीच अपनी छोटे छोटे स्वार्थों के लिए आपस में लड़ रहे थे। मैंने इसके फिगर के थ्रू बताने का प्रयास किया कि ये जो था वो क्या था, राजनीति का प्रमुख केंद्र था। पाटलिपुत्र, जिसका वर्तमान नाम पटना है, ये राजनीति का प्रमुख केंद्र था। छोटे छोटे उत्तर भारत इससे, पाटलिपुत्र से दूर थे, इसका सत्ता जो का प्रभाव यहां तक नहीं था। इसीलिए जो स्थानीय शासक थे अपने निहित स्वार्थों के लिए लड़ रहे थे। और मैंने आपको बताया कि इस समय, उस समय तक्षशिला का जो शासक था, मैंने लिखा है यहां, आम्भी था तक्षशिला का शासक। सिकंदर 326 ईसा पूर्व में हिंदू कुश पर्वत पार कर खैबर दर्रे के थ्रू भारत पर आक्रमण किया। आम्भी ने तत्काल जो है वो क्या किया कि सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली। सिकंदर आगे बढ़ा। उस समय झेलम नदी के किनारे पोरस का क्षेत्र था। पोरस ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। मैंने आपको बताया कि पोरस कैसा था, एक महत्वाकांक्षी शासक था। इसी को लेकर, महत्वाकांक्षा को लेकर सिकंदर और पोरस के बीच झेलम नदी के किनारे युद्ध हुआ, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे झेलम का युद्ध, हाइडे स्पीच का युद्ध या बितस्ता का युद्ध के नाम से जाना जाता है। यह युद्ध कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था। यह युद्ध घनघोर हुआ और जिसमें दुर्भाग्य से पोरस की पराजय हुई और सिकंदर की विजय हुई। जब पोरस को बंदी बनाकर सिकंदर के सामने प्रस्तुत किया गया, तो मैंने आपको पीछे बताया कि सिकंदर ने पोरस से पूछा कि आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए।
तो पोरस ने कहा कि एक राजा के साथ जैसा व्यवहार किया जाता है उसी तरह सिकंदर ने पोरस की महत्वाकांक्षा से प्रभावित होकर उसके विजित राज्य को वापस कर दिया और आगे बढ़ा। मैंने आपको बताया कि सिकंदर आगे बढ़ते हुए ब्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचा और यहां पर पहुंचने के पश्चात जो यूनानी लेखक हैं वो बताते हैं कि सिकंदर की सेना को गृह वियोग सताने लगा। मैंने आपको बताया कि बीए स्मिथ जो थे उन्होंने अपनी किताब लिखी है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो 1904 ईस्वी में लिखी गई, उसी में बताया गया है कि गृह वियोग सताने लगा। मैंने वास्तविक कारण बताया कि सिकंदर जैसे ही भारत में प्रवेश करना शुरू किया आगे उसे चुनौतियां मिलना शुरू हुआ। इसी चुनौती से परेशान होकर सिकंदर जो है भारत से वापस जाने का निर्णय लिया। तो इस प्रकार पोरस की सिकंदर की भारत की अंतिम जो सीमा थी वो ब्यास नदी का पश्चिमी तट था। वापस जाते समय मैंने आपको बताया कि सिकंदर ने झेलम नदी के किनारे पहुंचकर अपनी सेना का अर्थात अपने जो भारतीय विजित क्षेत्र था उसका बंटवारा किया। सिकंदर ने ब्यास से झेलम तक का क्षेत्र पोरस को सौंपा। इसी प्रकार झेलम से सिंधु नदी तक का क्षेत्र किसे आंभी को सौंपा और सिंधु के पश्चिम का क्षेत्र अपने सेनापति फिलिप को सौंपा और सिंधु नदी के किनारे पहुंचकर सिकंदर ने अपनी सेना का विभाजन किया। जल सेना का नेतृत्व किसे सौंपा? नियारकस को सौंपा और स्थल सेना का नेतृत्व स्वयं संभाला। सिकंदर स्थल सेना का नेतृत्व संभालते हुए बेबीलोन में इसकी कब मृत्यु हुई? जब गृह अर्थात घर जा रहा था मैसिडोनिया, ते रास्ते में ही बेबीलोन में इसकी 323 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हुई। मैंने और दो चीजें बताई आपको कि सिकंदर गृह गमन के समय ही उसने 2 नगरों का निर्माण कराया था भारत में। एक उसने झेलम के युद्ध की स्मृति में झेलम नदी के किनारे निकाया नगर का निर्माण कराया था और दूसरा जो नगर का निर्माण कराया था वो अपने प्रिय घोड़े, जो सिकंदर का प्रिय घोड़ा था जिसका नाम था बलू केफला की स्मृति में ही, उसकी मृत्यु की स्मृति में झेलम नदी के किनारे बऊ केफला नगर का निर्माण कराया। तो ये प्रमुख रूप से किसके बारे में मैंने डिस्कशन किया? ये सिकंदर के भारत के आक्रमण के बारे में डिस्कशन किया। अगले सेशन में जब हमारी आपकी मुलाकात होगी तो हम डिस्कशन करेंगे इसी सिकंदर के भारत के आक्रमण के पश्चात किस प्रकार यूनानियों और भारत की संस्कृति का आदान प्रदान हुआ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सिकंदर लगातार युद्ध में व्यस्त रहा, इसीलिए इसने प्रशासनिक सुधार नहीं कर सका, लेकिन इसका सांस्कृतिक प्रभाव भारत में देखने को मिलता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले सेशन में जब हमारी मुलाकात होगी तो यूनानियों के भारत पर आक्रमण का प्रभाव क्या था इस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो जितने बंधु जुड़े हुए हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।